नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, उससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखना, छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी के अंतर्गत अभी नवंबर महीने में खुलने वाला है, साथ ही साथ जो सब इंस्पेक्टर का खुला हुआ है सीजीपीएससी में, प्रयोगशाला परिचारक का है, या व्यापम और पीएससी के अंतर्गत कोई भी सा एग्जाम होगा, उसमें देखना कलचुरी शासन प्रणाली से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो पहले मैंने जो वीडियो बताया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो उसी से बचा हुआ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे हम देखने वाले हैं, तो फिर आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंतिम तक आप जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर भेजना जो लोग तैयारी करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम का। ठीक है। और एक चीज़ और है, इनका अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो मैंने होमवर्क बताया था, होमवर्क दिया था कि कलचुरी शासन व्यवस्था में मेनका द्वार निम्न में से किस किले का मुख्य द्वार था? सही जवाब आ जाएगा लाफागढ़ का किला रहेगा। क्या है? लाफागढ़ का किला रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखे भी है कि पृथ्वीदेव प्रथम जिन्होंने लाफागढ़ का किला बनवाया था, किसने बनाया है? पृथ्वीदेव प्रथम ने लाफागढ़ का किला बनवाया था, जिसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। और इनके द्वार 3 थे। कौन कौन से 3 थे? एक तो है मेनका द्वार है, और एक है सिंह द्वार है, और एक है हुंकार दरवाजा या हुंकार द्वार है। तो ये जो है 3 हैं जो कि मुख्य रूप से इनके द्वार थे, किनका? लाफागढ़ के किले का। अब देखते हैं आज का पहला टॉपिक कि निम्न में कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? आपको देखना है कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी निम्न में से कौन था। जैसे दीवान है कि दाऊ है कि गौटिया है या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब डी रहेगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये कलचुरी शासन प्रणाली का या व्यवस्था का एक पद था जिसके अंतर्गत कार्य होता था। मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक गढ़ में 84 गांव आते थे जिनके मुखिया को कहते थे दीवान। ठीक है, एक गढ़ में 84 गांव। उसके बाद है 12 गांवों का एक समूह होता था जिसे बारहो कहा गया है, और इनके मुखिया होते थे दाऊ। ठीक है। और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वह गांव है, जिनके मुखिया को कहते हैं गौटिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 3 मैंने बताया ना, वो आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कलचुरी को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? क्या बोल गए हैं? है कलचुरी को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सिंधिया थे कि भोसले थे कि होयलकर थे या होलकर थे? सही जवाब क्या जाएगा? भोसले रहेगा, या भोसला वंश भी कह सकते हैं। हालांकि ये सभी मराठा हैं, लेकिन वंश जो है अलग अलग हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि नागपुर के भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति हुए थे एक भास्कर पंत नाम के व्यक्ति, जिन्होंने 1741 में रतनपुर के अंतिम शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह को पराजित किया। और मतलब रघुनाथ सिंह ने अपना जो है आत्मसमर्पण भी कर दिया था। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? अब देखो, वह कौन से कलचुरी शासक हुए जिन्होंने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली को जीता है, और वह शासक का नाम बताना है। तो सही जवाब क्या देगा? शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग रहेगा। शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग रहेगा। अब ये आंसर कैसे रहेगा, यहाँ पर समझना कि कलचुरी शासन शंकरगण द्वितीय ने पाली के क्षेत्र को जीतकर यहाँ कलचुरियों की सत्ता स्थापित की, और जो अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? तुम्बा ने बनाया था। तो यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है। अगला है, निम्न कथनों को सही उत्तर चुनिए। दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत मतलब 3 ऑप्शन दिए हैं, उनके सही कथन को चुनना है। और ऐसे प्रश्न आप देखना, आजकल जो सीजीपीएससी में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पर कथन वाले प्रश्न हैं, सुमिलित कीजिए। जैसे कि अ में क्या है? कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। ब में क्या है? प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। और स है राज्य गढ़ा में विभाजित था
तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो देखो, एक तो क्या है, सा आंसर सही रहेगा, जैसे अभी बताया था, प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। ठीक है। उसके बाद प्रशासन के विभागों का दायित्व तो अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, जो कि अलग अलग विभाग बटे हुए थे। ये भी बात सही है। कलचुरी शासन में राजाओं का अधिकार सीमित थे क्या? नहीं। तो इसका आंसर रहेगा सी नंबर, जिसमें ब और स सही रहेगा। अगला है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राज्यलोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? दोस्तों यहाँ पर बताना है कौन से ऐसे कलचुरी शासक हुए जिन्होंने, उनके सेनापति कौन है? जगपाल देव। जगपाल देव ने राजिम के जो राज्यलोचन का मंदिर है इनका पुनरुद्धार किया था। तो आंसर क्या जाएगा? पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के एक सेनापति हुए थे जगपाल देव। इन्होंने जो है राजिम के जो राज्यलोचन मंदिर है, अभी जो स्वरूप है ना, वह इन्होंने ही बनाया है, जगपाल देव ने। मैंने यहाँ पर लिखा है कि राज्यलोचन मंदिर का जो निर्माण है वह नलवंशी शासक विलासतुंग ने कराया था और इनका जीर्णोद्धार जगपाल देव ने कराया था। कलचुरी शासन है। अगला है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। अब बताना है कौन कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन किया है। दोस्तों इसमें क्रमशः को बताना है, जैसे कि एक तो चारों का ऑप्शन तो सही रहेगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया है, जैसे कि जाजलदेव प्रथम है, रत्नदेव प्रथम है, कमलराज है या जगदेव है। तो देखो, हम सभी ने पढ़ा है क्या है, एक है पहला कलिंग राज आता है, कलिंग राज के बाद क्या आता है? कमल राज आ गया। यहाँ पर कलिंग राज तो है नहीं, है ना, तो इसलिए कमल राज को हम लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद है रत्नदेव प्रथम आ गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है तुमान से रतनपुर स्थानांतरित किया था। ठीक है। इसके बाद कौन आ जाएगा? जाजलदेव प्रथम रहेगा, तो आंसर आ गया। उसके बाद जो है जाजलदेव के बाद दो और राज्य हुए थे, उसके बाद जगदेव आए थे, तो द रहेगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? यहाँ पर स ब आधा रहेगा, जो कि सी आंसर सही रहेगा। तो आपको इस क्रम में भी याद रखना है कि कौन से शासन पहले हुए, कौन से शासक। देखो, ऐसे वाला जो क्रम है ना, सिर्फ दो जगह पूछता है, एक तो कलचुरी है और एक है मराठा, दोनों जगह से ही पूछेगा यहाँ पर। सातवां प्रश्न है, कथन। पहले क्या है? कथन। आप पहले कथन को पढ़ लो कि कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। तो ये तो ठीक है ना, था ही। उसके बाद है, मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में इसका उल्लेख है। तो ये भी बात सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता। यानी कि देखो, कहने का मतलब क्या है, बी आंसर सही रहेगा, दोनों सत्य है, कथन और कारण। लेकिन जो है कथन, यानी कि ये जो कथन है कारण को स्पष्ट नहीं करता। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा गजलक्ष्मी रहेगा। दोस्तों जैसे कि क्या है, कलचुरी में चाहे आप कलिंग राज से लेकर रघुनाथ है, या रायपुर का जो लाहौरी शाखा है ना, गोपाल देव है, सॉरी रामचंद्र देव है ना, वहां से लेकर आप यहाँ पर देख लो नीचे तक जो भी शासन था, तो उसके अंतर्गत एक ही हुए थे इनका कुल देवी, जिसका नाम है गजलक्ष्मी। क्योंकि आप सभी को पता है कि धर्म को परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अपने कुल देवी, अपने कुल देवता को कोई परिवर्तन नहीं करता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बोलना चाहता हूँ, नलवंशी शासक, सॉरी पांडुवंशी शासक हुए, तो पांडुवंश के जितने भी शासक हुए वहां किस धर्म से संबंधित थे? वैष्णव धर्म से। लेकिन जो महाशिवगुप्त बलार्जुन है, ये इन्होंने जो है शैव धर्म को अपनाया था। तो इस तरीके से ये धर्म परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो कुल देवता है या कुल देवी है, इसे परिवर्तन नहीं किया जाता। अगला है, किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल संस्था के नियंत्रण में था? किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल संस्था के नियंत्रण में था? तो ये रहेगा कलचुरी रहेगा। ठीक है, कलचुरी आंसर सही रहेगा। अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी गांव। अब गांव में क्या है, पंचकुल सदस्य होते थे, यानी कि 5 लोगों का एक सदस्य, जिसे हम पंच परमेश्वर कहते हैं। तो उसमें से एक सदस्य जो कि प्रमुख था उसे महत्तम कहते थे, और बाकी जो 4 सदस्य थे उसे सदस्य महत्तर कहते थे। अगला है,
कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांव का होता था? मैंने अभी बताया था कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक जो गढ़ है वहां 84 गांवों का समूह होता था और एक बारों में 12 गांव होते थे यहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक गढ़ में 84 गांव और गढ़ के प्रमुख होते थे दीवान, और उसी तरीके से 12 गांव, जिसे 12 गांव हैं उनके समूह को 12 या 12 कहा जाता था। अगला है सुमिलित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर सुमिलित करना है आ और बा, सा, दा और एक तरफ है 1 2 3 4 को। तो कलिंगराज है, जाजलदेव प्रथम है, कल्याण साय है, रघुनाथ सिंह है। तो एक दिन मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा प्रश्न आता है और आपको याद नहीं कि कौन सा इसमें हम सही जोड़े मिलाते हैं, तो आप कोशिश करें कि 1 से 2 सही लगाने का प्रयास करें जो आपको सरल लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कल्याण साय एक ऐसे शासक हुए थे जिनको जो क्या है मुगल दरबार के जो जहांगीर के दरबार है उसमें उपस्थित हुए थे 8 साल के लिए। तो आप इसे इस तरीके से जोड़ी मिला सकते हैं। ठीक है, रघुनाथ सिंह के बारे में अभी जस्ट बताया था आपको, ये जो है सबसे अंतिम शासक हुए थे जिनके शासनकाल में मराठा ने आक्रमण किया था। तो ये रहेगा बी, जिसके अंतर्गत वह आत्मसमर्पण किए थे। बाकी को देख सकते हो कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो कलिंगराज क्या है, तुम्बान को राजधानी बनाया, ये आ गया। जाजल्यदेव बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था, तो ये आ गया। जाजल्यदेव बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था, बंदी बनाकर रखे थे पूरे परिवार को, फिर उसके माता ने आग्रह करने पर उसे छोड़ा था। तो आंसर क्या जाएगा 3 4 1 2, जो कि डी रहेगा। अगला है, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्न किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? बताना है कलचुरी वंश के निम्न किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो आंसर क्या जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम रहेगा। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम आंसर सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम और सोमवंशी शासक कौन हुए थे? तीवरदेव। छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है उसमें 2 लोगों ने ही सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, एक तो है पृथ्वीदेव प्रथम है और एक है तीवरदेव है। अगला है, कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में प्रथम बार सोने के सिक्के चलवाए थे? तो देखो 3 कलचुरी शासक हुए थे जिन्होंने अपने समय में सोने के सिक्के, 2 ने तो सोने के सिक्के चलाए थे और एक ने तांबे के सिक्के। तो प्रथम जो है उसको ही याद रखना है आपको। तो कौन से प्रथम है? जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम ने सोने के सिक्के चलवाए थे। आप सभी को पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पहले तरफ जो होता था वहां श्रीमद जाजल्यदेव है और दूसरे तरफ होता था वहां गर्जासुल है। तो इन दोनों का चित्र मतलब उत्कीर्ण कराए थे। अगला है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था? काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग आज भी देखते हैं अपने गांव में या अपने शहरों में, खासकर से गांव में, कि क्या है कोटवार है, गौंटिया है। पहले होता था गौंटिया, जो माल गुजार होते थे, बहुत ज्यादा खेत है उसे कहते थे, है ना। पटीला जो शब्द है, तो ये क्या है पहले जमाने का जो वंश चले आ रहा था उसे अभी भी लिया है। तो कलचुरी कालीन पहले हुए थे शासन, उसके बाद मराठा आए। तो कलचुरी काल के कौन से ऐसे पद है जिससे मराठा शासन काल में ज्यों का त्यों उस पद को रखे हुए था? तो ये रहेगा गौंटिया रहेगा। ठीक है, गौंटिया जो शब्द है वहां कलचुरी कालीन का शब्द है। बाकी कमाविजदार है, फडणवीस है, पटेल है, ये सभी क्या है मराठा के द्वारा दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा है ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है और इनके प्रमुख को गौंटिया कहा जाता था। ग्रामीण शासन का संचालन यहीं से होता था। अगला है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? बताना है जांजगीर के विष्णु मंदिर, अभी भी जाकर देखना वहां पर एक विष्णु मंदिर है। तो कौन से कलचुरी शासक ने किया था? तो जाजल्यदेव प्रथम, क्योंकि इन्होंने जो है जांजगीर यानी कि पहले जाजल्यपुर नाम था, अब जो जांजगीर नगर की स्थापना इन्होंने अपने नाम से किया है। साथ ही जो विष्णु मंदिर का निर्माण किया है जिसे नकटा मंदिर भी कहा गया है। ठीक है, नकटा मंदिर या विष्णु मंदिर इसे ही कहा गया है। अगला है, गोपल्लक गीत छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो गोपल्लक गीत ये रहेगा कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के जो इतिहास है उसमें जो राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है, खासकर से विशेष रूप से देखा जाए तो फिर कल्याण साय के बारे में जानकारी मिलता है।
अगला है गर्जासुर की उपाधि धारण करने वाला शासक थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताया था ना आपको, एक सिक्के के दो पहलू, तो उसके दूसरे पहलू में क्या है, गर्जासुर अंकित था। तो गर्जासुर की उपाधि धारण कौन किया था, जाजलदेव प्रथम ने, जिन्होंने प्रथम बार जो है सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं, गंगवंशी शासकों को युद्ध में हराने वाला कलचुरी शासक था। अब बताओ, गंगवंशी शासक, तो कौन से कलचुरी शासक हुए थे जिन्होंने इन्हें हराया था। तो आंसर जगह रत्नदेव द्वितीय रहेगा। ठीक है, सी आंसर सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि रत्नदेव द्वितीय निम्न पर विजय प्राप्त किए, क्योंकि रत्नदेव के समय 3 या 4 बार आक्रमण हुआ था जिनको इन्होंने विफल किया है। पहले क्या आता है, त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमणों को विफल किया, एक हो गया। ठीक है, किसने किया है, रत्नदेव द्वितीय ने। उसके बाद दूसरा क्या है कि उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड गंगय को श्रीनारायण के समीप पराजित किया, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, बंगाल के गौड़ राजाओं को ध्वस्त किया था, यानी कि पराजित किया था, 3 हो गया। और चौथा क्या है, भंज राजा हरवोहु, क्या है, भंज राजा हरवोहु को भी इन्होंने पराजित किया था। तो आपको इन सभी को याद रखना है। अभी तो यहां से पूछा था, है ना, फिर अगर कोई भंज राजा को पूछ दे, कोई गौड़ राजाओं के बारे में पूछ दे, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय हैं। अगले है, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था। तो बताओ कौन से ऐसे राजा हुए जिन्होंने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था। मैंने बताया था, पहली राजधानी तुम्बान, तुम्बान के बाद क्या आया, रतनपुर, रतनपुर के बाद छुरी कोसगई, फिर छुरी कोसगई के बाद पुनः रतनपुर हुए थे राजधानी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था। इतना समझ गए। अब जो अंतिम का प्रश्न है आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्रश्न को पहले समझना और इनकी मैं व्याख्या बताऊंगा, फिर अंतिम में आपको सही आंसर बताना है। प्रश्न क्या है जो कि हम मतलब होमवर्क है आप लोगों के लिए, कि गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे। गोपाल मिश्र कौन से कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे बताना है। जैसे कि रघुनाथ सिंह हैं, लक्ष्मी निधि राय हैं, या राज सिंह हैं, या तखत सिंह हैं। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से बताना है कि गोपाल मिश्र कौन से शासक के दरबारी कवि थे। अब एक चीज देखना, गोपाल मिश्र की एक रचना है जिसका नाम है खूब तमाशा, और ये खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। छत्तीसगढ़ जो शब्द है इनका प्रयोग किया था। अब इसमें एक चीज और नोट कर लो कि छत्तीसगढ़ी जो शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, दलपत राव थे। प्रथम व्यक्ति दलपत राव थे। उसके बाद द्वितीय व्यक्ति कौन हुए, गोपाल मिश्र, जिन्होंने अपनी खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो कहने का मतलब ये है कि गोपाल मिश्र कौन से कलचुरी शासक के दरबार में दरबारी कवि की भूमिका निभाते थे। ऑप्शन यहाँ पर है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।